आज का टॉपिक है प्रिपेयरिंग कंपोनेंट फॉर असेंबली। असेंबली करने से पहले या असेंबली करने के लिए कंपोनेंट की जो तैयारियां होती हैं, कंपोनेंट की प्रिपेयरिंग जो होती है वो क्या होती है। तो कंपोनेंट को असेंबल करने से पहले उसकी जो तैयारियां की जाती हैं उसे ही कंपोनेंट की प्रिपेयरिंग बोलते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग कंपोनेंट फॉर असेंबली। इसमें इसके जो मुख्य स्टेप होते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, तो इसके हम स्टेप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर, इसके जो चरण है, स्टेप है, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले असेंबली ड्राइंग और वर्क इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। असेंबली ड्राइंग क्या होती है? तो असेंबली ड्राइंग में सारे कंपोनेंट की स्थिति एवं उसकी मात्रा सारे इसमें दिखाया क्या होता है कि उसकी पोजीशनिंग क्या होगी, कौन सी जगह पे कौन सा कंपोनेंट लगेगा, वो हम असेंबली ड्राइंग में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें असेंबली करने से पहले उसके ड्राइंग को पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो उसके वर्क इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके कार्य के जो निर्देश होते हैं कि हमें कौन से कार्य करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो वर्क इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और फिर हमें असेंबली करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो यानी कि सबसे पहला जो स्टेप तो यही है कि असेंबली ड्राइंग और वर्क इंस्ट्रक्शन, जो उसका ड्राइंग है और उसका जो कार्य का निर्देश है उसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरा नंबर, कंपोनेंट की सूची, जिसमें सारे कंपोनेंट की जो सूची होती है, कंपोनेंट की सूची बिल ऑफ मटेरियल के अनुसार। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है कि जिसमें कौन से कंपोनेंट, कौन सी मटेरियल कितनी मात्रा में ली जानी है, कितनी वैल्यू की ली जानी है, वो हमारा बिल ऑफ मटेरियल में दिया गया होता है। तो हमें इस बिल ऑफ मटेरियल के अनुसार, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BOM बोलते हैं, इसके अनुसार कंपोनेंट को तैयार रखना चाहिए, कंपोनेंट को रखना चाहिए। यानी कि कंपोनेंट की सूची जो है वो बिल ऑफ मटेरियल कितने मान का, कितने संख्या में जो बिल ऑफ मटेरियल में निर्धारित होते हैं उसके अनुसार हमें कंपोनेंट को तैयार रखना चाहिए। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप,
जरूरत के अनुसार कंपोनेंट के लीड्स को सही आकार में काटना चाहिए। किसी भी कंपोनेंट के जैसे एलईडी हो गया, डायोड हो गया, रजिस्टर हो गए, उसमें जो उसके लीड्स होते हैं, लीड्स क्या होते हैं, तो उसके लीड्स जिसके द्वारा हम उसको पीसीबी पर स्थापित करते हैं और उस लीड में उस होल में लगा करके हम सोल्डिंग करते हैं, उसी को लीड्स बोलते हैं। जो उसके कनेक्शन पॉइंट होते हैं, तो हमें उसके लीड्स को सही आकार में काटना चाहिए। अगर हम छोटा या बड़ा काट लेंगे तो वो हमारा पीसीबी पर स्थापित होने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो हमें जरूरत के अनुसार सभी कंपोनेंट के लीड्स को क्या करना चाहिए, सही आकार में काट लेना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है सेंसिटिव कंपोनेंट को ईएसडी प्रोटेक्शन देना चाहिए। सेंसिटिव कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट जो अधिक संवेदनशील है, अन्य मतलब कि जो बॉडी के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से वो डैमेज हो सकते हैं, उसी को हम सेंसिटिव कंपोनेंट बोलते हैं। तो जो हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से डैमेज हो जाते हैं, उसको हम सेंसिटिव कंपोनेंट बोलते हैं और उसके बचाव के लिए हम ईएसडी प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए हमें अगला चरण यही होना चाहिए कि सेंसिटिव कंपोनेंट को ईएसडी प्रोटेक्शन देना चाहिए। ये ईएसडी प्रोटेक्शन क्या होता है, तो ईएसडी का मतलब होता है ईएसडी, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, एस का मतलब होता है स्टैटिक, डी का मतलब डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज क्या होते हैं, यह हमारे बॉडी से उत्पन्न स्टैटिक चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ये ईएसडी प्रोटेक्शन में हमारा ईएसडी एप्रोन आते हैं, ईएसडी कैप आता है, ईएसडी रिस्ट बैंड आता है, ईएसडी स्लीपर आता है, ईएसडी मैट आता है। इन सभी का उपयोग करके हम स्टैटिक चार्ज को डिस्चार्ज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। इसी को हम बोलते हैं ईएसडी प्रोटेक्शन। यानी कि हम ईएसडी प्रोटेक्शन का प्रयोग करके सेंसिटिव कंपोनेंट को डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। इसलिए प्रिपेयरिंग कंपोनेंट फॉर असेंबलिंग करने से पहले हमें ये एक प्रिपेयरिंग उसकी तैयारियां करनी चाहिए, जिसका स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमें असेंबली ड्राइंग और वर्क इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उसकी ड्राइंग में जो जो इक्विपमेंट्स जिस पोजीशन पे लगे हैं हमें उसी के लिए व्यवस्थित करना चाहिए और उसके जो वर्क इंस्ट्रक्शन है, कार्य निर्देश हैं, उसे भी हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट है कंपोनेंट की सूची। कंपोनेंट की सूची क्या होती है, तो ये बिल ऑफ मटेरियल में दिया गया होता है। बिल ऑफ मटेरियल ऐसी सूची होती है जिसमें सभी कंपोनेंटों की वैल्यू, उसकी मात्रा निर्धारित की गई होती है। उसी को बिल ऑफ मटेरियल बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पी और एम बोलते हैं। इसके अनुसार कंपोनेंट को तैयार रखना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट कितनी मात्रा में कितनी वैल्यू की है, उसे हम तैयार करते हैं। इसके बाद जरूरत के अनुसार कंपोनेंट के लीड को सही आकार में काटना चाहिए। जो भी कंपोनेंट हमें पीसीबी पर स्थापित किया जाना होता है, सभी कंपोनेंट में लीड लगे होते हैं। लीड जो उसके पीसीबी पर जो होल होते हैं जिस पे हमको स्थापित करना होता है, उसमें लगा करके हम उस पर सोल्डिंग करते हैं, कनेक्शन का कार्य करने का कार्य करते हैं। इसलिए वहाँ पे लीड को सही आकार में काटा जाना चाहिए, कहाँ पे छोटा कहाँ पे बड़ा, उसके अनुसार हमें काटना चाहिए। अगला है
सेंसिटिव कंपोनेंट को ईएसडी प्रोटेक्शन देना, मतलब कि जो भी डैमेज होने वाले कंपोनेंट है जो ज़्यादा संवेदनशील है उसको खराब होने से बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए, वो डैमेज कैसे होते हैं कि जब हम उस पर कार्य करते हैं तो हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, हमारे बॉडी से जो स्थिर आवेश उत्पन्न होता है, उस आवेश से वो डैमेज होते हैं। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे बचाने के लिए हम ईएसडी प्रोटेक्शन देते हैं। ईएसडी प्रोटेक्शन में हमारा सर से लेकर के पाँव तक हमें जो भी कार्य करते समय जो जो हम ईएसडी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जैसे हाथ में हम ग्लव्स का प्रयोग करते हैं, अपने बॉडी पे एप्रॉन का प्रयोग करते हैं, ईएसडी एप्रॉन होता है, सर पे ईएसडी कैप होता है, पैर में ईएसडी स्लीपर होता है, जहाँ पे हम जिस कार्यस्थल पे कार्य करते हैं वहाँ भी ईएसडी मैट होता है। इसके अलावा हमारे हाथ में ईएसडी रिस्ट बैंड लगते हैं। ये सब हमारे ईएसडी प्रोटेक्शन है जो कि कंपोनेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम में आते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। एक कंपोनेंट को हम अगर असेंबलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी जांच करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम उसे उस पर इंस्टॉल कर देंगे, पीसीबी पर लगा देंगे, तो फिर हम जांच करेंगे तो अगर हम डैमेज कंपोनेंट को लगा देंगे तो पुनः हमें उसे निकालना पड़ता है, जिससे हमारा पीसीबी खराब हो सकता है या समय खराब हो सकता है, या अगर उसे हम चेक ना करें तो हमारा इक्विपमेंट्स खराब हो सकता है। इसलिए सभी कंपोनेंट को असेंबलिंग करने से पहले हमें उसकी जांच करना आवश्यक होता है। तो अगला स्टेप हम यही पढ़ेंगे कि असेंबलिंग में प्रयोग होने वाले सभी कंपोनेंटों की जांच, कि उसकी जांच की मेथड क्या है, कौन कौन से जांच किए जाना चाहिए, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। कंपोनेंट की असेंबलिंग से पहले जांच करना, तो हमें इसमें क्या क्या जांच करना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कंपोनेंट का नाम एवं पार्ट नंबर कंपोनेंट का नाम एवं पार्ट नंबर सही है या नहीं है, मतलब जो भी हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसका नाम एवं उसका एक पार्ट नंबर होता है वो सही है या नहीं है। अगला रजिस्टर
उसमें हम जो भी रजिस्टर यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कि वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है, कितना उसका रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस रजिस्टर की रेजिस्टेंस एवं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है कि उसमें बदलाव, उसमें कितना बदलाव हो सकता है, कितना प्लस माइनस हो सकता है। अगर 100 ओम का रजिस्टर है तो कितना प्लस हो सकता है, कितना माइनस हो सकता है, कितना वेरिएशन हो सकता है, उसी को हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो उसका टॉलरेंस जो है सही है कि नहीं है, उसका रेजिस्टेंस जितने मान का मुझे दिया जाना है उतना मान का रेजिस्टेंस है कि नहीं है, उसकी जांच हमें करनी चाहिए। तो दूसरे नंबर पे रजिस्टर की रेजिस्टेंस एवं टॉलरेंस सही है या नहीं है उसकी जांच करनी चाहिए। अगला पॉइंट, कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, उसकी जो धारिता है एवं उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग सही है अथवा नहीं है इसकी भी जांच हमें करनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है डायोड एवं एलईडी का डायोड एवं एलईडी का पोलैरिटी सही है या नहीं है, हमें इसकी भी जांच करनी होती है। डायोड क्या होता है, इसमें भी इसकी पोलैरिटी होती है कि किधर पॉजिटिव टर्मिनल है, किधर नेगेटिव टर्मिनल है। उसी तरह से एलईडी जो होता है, एलईडी में भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, इसी को हमें पोलैरिटी बोलते हैं। तो हमें इसका सही कनेक्शन करने के लिए इसकी पोलैरिटी फिक्स होना चाहिए कि डायोड के किस टर्मिनल पे कौन से लीड पे पॉजिटिव है, कौन से लीड पे नेगेटिव है। इसी तरह से एलईडी का कौन से लीड पॉजिटिव है और कौन से लीड नेगेटिव है। जनरली इस एलईडी में इसके लीड को पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाने के लिए जिस तरह से ऐसे कोई एलईडी है तो इस एलईडी में इसके जो लीड्स लगे होते हैं, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल के जो लीड होते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है और नेगेटिव टर्मिनल पे जो लीड होता है वो थोड़ा छोटा होता है। इस तरह से हमें इसकी पोलैरिटी को चेक करना चाहिए कि इसकी पोलैरिटी सही है अथवा नहीं है। अगर इसकी पोलैरिटी सही नहीं होगी तो ये हमारा कार्य नहीं करेगा और डैमेज भी हो सकता है। अगला पॉइंट, आईसी का पार्ट नंबर की जांच। आईसी अगर उसमें लगाया जाना है तो ये आईसी की एक पार्ट नंबर होती है, उस पार्ट नंबर की जांच करना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हम पार्ट नंबर की जांच नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जो पार्ट नंबर होती है उसकी जो जब वो बनता है, जब उसकी उत्पादन होती है तो वो उस पर कोडिंग किया गया होता है, जिसको उसका पार्ट नंबर लिखा होता है। तो हमें इसका एक पार्ट नंबर की जांच कर लेनी चाहिए कि हमें कौन सा आईसी लगाया जाना है। तो पार्ट नंबर का जांच होना आवश्यक इसलिए है
अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे अगला जांच हम क्या करेंगे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होती है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो वोल्टेज को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। अगर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अगर वोल्टेज को घटाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसमें दो तरह के दो बाइंडिंग होती है। एक बाइंडिंग को प्राइमरी बाइंडिंग बोलते हैं, दूसरे साइड के बाइंडिंग को सेकेंडरी बाइंडिंग बोलते हैं। प्राइमरी बाइंडिंग में हमेशा सप्लाई दिया जाता है और सेकेंडरी बाइंडिंग में से हमेशा आउटपुट प्राप्त किया जाता है, चाहे वो कोई भी ट्रांसफार्मर हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो। कोई भी ट्रांसफार्मर है उसके इनपुट प्राइमरी साइड में दिया जाता है और आउटपुट जो होता है वो सेकेंडरी साइड से प्राप्त किया जाता है। इसमें एनर्जी को ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते भी हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त भी करते हैं। मतलब इसके प्राइमरी साइड में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और इसके आउटपुट में भी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि इसमें आवृत्ति भी चेंज नहीं होती, सिर्फ वोल्टेज को बढ़ा अथवा घटा सकते हैं, वो भी बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के। इसमें जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसके प्राइमरी वाइंडिंग इस साइड होते हैं, इसके सेकेंडरी वाइंडिंग इस साइड होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके द्वारा एक वोल्टेज को कम अथवा अधिक ट्रांसफॉर्म करता है, रूपांतरण करता है। इसका हिंदी नाम परिणामित्र होता है। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है उसकी रेटिंग फिक्स होनी चाहिए। उसकी रेटिंग कितना है, उसका रेटिंग सही है अथवा नहीं सही है। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होता है उसकी रेटिंग एवं टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उस ट्रांसफार्मर का अगर एक ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राइमरी साइड किधर है और सेकेंडरी साइड किधर है, ये आइडेंटिफिकेशन करना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि प्राइमरी साइड हमेशा इसमें हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं और ये हमारा प्राइमरी साइड है और ये हमारा सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड हमेशा हम लोड को कनेक्ट करते हैं, इसलिए हमें इसका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, इसकी पहचान होना जरूरी है। तो इसकी जो टर्मिनल है, टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन सही है अथवा गलत है। सही है का मतलब कि इसका जो प्राइमरी साइड है उससे हमें सप्लाई कनेक्ट है कि नहीं है, कनेक्ट करना है किस साइड, प्राइमरी साइड है। दूसरा सेकेंडरी साइड जिससे लोड कनेक्ट करना है वो सही है कि नहीं है। अगला इसमें एक कर रहा है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग। रेटिंग में उसकी जो वोल्टेज है, कितने वोल्ट तक, कितने एम्पियर तक उसकी जो बाइंडिंग की गई है उससे सारा इसमें क्या होता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग वो कितने केवीए की है, केवीए। केवीए बोले तो किलो वोल्ट एम्पियर। इसकी रेटिंग जो किया गया होता है वो किसमें किया गया होता है? केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर को हम भी ये भी बोल सकते हैं वोल्ट एम्पियर। ये किलो शब्द बड़े मान को प्रदर्शित करने के लिए किलो लगा है। अगर यहाँ पे यम लग जाएगा तो एमवीए हो जाता है, जो कि और भी बड़े मान को प्रदर्शित करता है। अगर हमें छोटे मान को प्रदर्शित करना है तो वहाँ पे हम वीए भी बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर। तो इसकी रेटिंग वीए, केवीए, एमवीए में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग एवं टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन, टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन उसको कनेक्ट करने के लिए उसको जांच होना जरूरी है, इसलिए हम उसकी टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगला पॉइंट
जो भी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, अगला पॉइंट यही है कि जो भी कंपोनेंट प्रयोग कर रहे हैं कंपोनेंट में टूट फूट तो नहीं है। जो भी कंपोनेंट हम लगाया जाना है वो कहीं मैकेनिकल रूप से, यांत्रिक रूप से डैमेज तो नहीं है, उसमें कोई टूट फूट तो नहीं है, इसकी भी जांच हमें करना चाहिए। अगला पॉइंट है कंपोनेंट्स के लीड्स जो होते हैं वह उसमें जंग तो नहीं लगा है। जो हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उस कंपोनेंट के जो लीड्स होते हैं, जो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, जो कनेक्टिंग टर्मिनल होते हैं, उस लीड्स में जंग मतलब कोलिजन ये तो नहीं लगा है। अगर वो कोलिजन लगा होता है तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन होता है, जो करंट का फ्लो होता है, सही ढंग से नहीं होगा और एक समय के बाद वो हमारा टूट भी जाता है। तो इसलिए हमें उसके लीड्स पे, उसके टर्मिनल पे, उसके कनेक्टेड टर्मिनल पे हमें उस पर जंग तो नहीं लगा है, इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अब हम रिपेयरिंग कंपोनेंट फॉर असेंबली में हम अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं कि हमें टूल की भी चेकिंग करनी चाहिए। असेंबली में प्रयोग होने वाले टूल की जांच। असेंबली में प्रयोग होने वाले टूल्स की जांच, इसमें सामान्यतः हमारा जैसे आता है असेंबली में, जैसे सोल्डरिंग आयरन, असेंबली में प्रयोग होने वाले टूल की जांच। सोल्डरिंग आयरन, ये सोल्डरिंग आयरन जो हमारा है उसमें हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्राप्त करके उसको हिट करते हैं, इसके बाद उस पर कार्य करते हैं। तो ये सोल्डरिंग जो आयरन होता है, ये इसका जो कवर है, उसका पकड़ने वाला हाथ से पकड़ने वाला जो भाग है
वो हमारा विद्युत रोधी होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमें पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है, तो हमें उसका विद्युत रोधी होना आवश्यक होता है। और उसके अलावा जो उसके लीड्स होते हैं, लीड्स वह नहीं जहाँ पे कार्यकारी भाग होता है, उसके ऊपर का भाग हमारा ऊष्मा रोधी होना चाहिए। ऊष्मा रोधी का मतलब कि अंदर जो हीट उत्पन्न हो रहा है वो हीट बाहर नहीं आना चाहिए, कि अगर हमें उसके बाहर वाले ब्लेड पे अगर टच हो जाए तो वहाँ पे हमें जलेगा। इसके लिए उसे ऊष्मारोधी होना चाहिए, लेकिन उसके कार्यकारी भाग को हीट होना आवश्यक होता है। तो उसका कार्यकारी भाग हमेशा कॉपर का बना होता है, जो कि हीट होता है और गर्म होने के बाद वो सोल्डिंग वायर की सहायता से जिस पार्ट को हीट करके सोल्डिंग करना होता है उस कार्यकारी भाग से हीट करके हम करते हैं। इसकी जांच हमें कर लेनी चाहिए सोल्डिंग आयरन की। सोल्डिंग स्टेशन वह स्थान होता है जहाँ पे सोल्डिंग आयरन या सोल्डिंग मटेरियल या सोल्डिंग आयरन को रखने के लिए, अगर वो कार्य के दौरान गर्म होता है तो उसे रखने के लिए एक स्टेशन बनाया गया होता है, एक स्टैंड बनाया गया होता है, तो उसी को हम सोल्डिंग स्टेशन होते हैं। इसे हम जांच कर लेना चाहिए। अगला है वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर भी हमें विद्युत रोधी प्रकार का होना चाहिए और उसमें जंग रहित होना चाहिए। इसके अलावा कहीं वो बीच से डैमेज तो नहीं है, उसकी जांच कर लेनी चाहिए। उसी प्रकार से कटर है, स्क्रू गन, इसके बाद फ्रिक्शन स्क्रूड्राइवर, हमें इन सब की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम ये सभी वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले, इसके इंस्टॉलेशन में प्रयोग किए जाने वाले ये सभी टूल्स हैं। इसकी जांच करना आवश्यक होता है, क्योंकि हम कार्य इसी के द्वारा ही